जब अमेरिका ने ईरान पर एक खतरनाक हमला किया और इमाम खामनाई को शहीद कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेरिका और ईरान की ये जंग आज से 200 साल पहले ही डिसाइड कर ली गई थी? और यहाँ तक कि जिस दिन ये अटैक हुआ था, इस दिन का डोनाल्ड ट्रंप से एक खास कनेक्शन है। लेकिन आखिर अमेरिका और ईरान की ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई, और आखिर क्यों ईरान इमाम मेहदी के लिए इम्पोर्टेंट है? जब शाह रजा पहलवी को ईरान का बादशाह बना दिया गया। शाह रजा पहलवी इसराइल और अमेरिका का एक पपेट था। इसे ब्रिटेन और अमेरिका ने ही ईरान का बादशाह बनाया था, और वो ईरान को एक इस्लामी कंट्री से हटाकर एक मॉडर्न वेस्टर्न कंट्री बनाना चाहता था। इसने बादशाह बनते ही ईरान को बदलना शुरू कर दिया। इसने ईरान में लिबरल कानून लगा दिए, जैसे कोई भी शराब बेच सकता है, औरतें जैसा मर्जी चाहें लिबास पहन सकती हैं, और मूवीज और दूसरे वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसने इस्लाम के लॉज पर पाबंदियां लगा दी थी, जैसे कि औरत हिजाब तक नहीं पहन सकती। यानी कि इस इंसान ने इस्लाम को हटाकर इन यहूदियों का कानून ला दिया था। लेकिन जब ये ईरान का बादशाह बना तो इसके कई साल बाद 1941 में ईरान के हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि इस वक्त ईरान में ऑयल क्राइसिस चल रहा था और शाह रजा की हुकूमत भी काफी अनस्टेबल थी। इसके 8 साल बाद एंट्री होती है मोहम्मद मुसद्दक की, जो कि शाह रजा पहलवी को हटाकर 1951 में ईरान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये ब्रिटेन और अमेरिका के सख्त खिलाफ था। इस वक्त ईरान की एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। इसने इस कंपनी को ब्रिटेन के कब्जे से वापस ले लिया और ये ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, जबकि शाह रजा इनका पपेट था। ये देखकर इसकी हुकूमत में आने के 2 साल बाद 1953 में CIA और MI6 ने ईरान में घुसकर एक ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन एजैक्स कहा जाता है। इस ऑपरेशन में उन्होंने मुसद्दिक को पावर से हटाकर शाह रजा को वापस से ईरान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और फिर से हुकूमत शाह रजा के अंडर आ गई, और ईरान फिर से अमेरिका का एलाई बन गया, और दोबारा से ईरान में वेस्टर्न रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दिए और इस्लाम को अपनी पीठ पीछे डाल दिया। इसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक सीक्रेट पुलिस बनाई, जिसका नाम था सावाक, ताकि दोबारा से कोई इसकी गद्दी न छीन सके। और फिर 1970 में ऑयल की कीमतें बढ़ गई, जिससे ईरान की इकोनॉमी भी बूम कर गई, और इस तरह हुकूमत के पास पैसा आने लगा, जिससे हुकूमत में करप्शन होने लगी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स अय्याशी की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन ये सब एक इंसान गौर से देख रहा था, जिसका नाम था खुमैनी। जो कि ईरान के शहर कुम में एक टीचर थे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम, फिलॉसफी और तसव्वुफ को सीखने में गुजारी थी। इमाम खुमैनी शाह की उस हुकूमत के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि शाह ईरान को इस्लाम छोड़कर एक वेस्टर्न कंट्री बना रहा है। इमाम खुमैनी ने शाह की इन हरकतों को देखकर 1963 में एक पावरफुल स्पीच की, जिसमें उन्होंने शाह रजा की इन घटिया हरकतों को क्रिटिसाइज का निशाना बनाया और लोगों को बताया कि ये इस्लाम को तबाह करने में लगा है और अमेरिका और इसराइल का नौकर है। इमाम खुमैनी की इस स्पीच से लोग बहुत इम्प्रेस हुए और वो ईरान में फेमस हो गए। जब ये स्पीच शाह रजा के पास पहुंची तो इसने इमाम खुमैनी को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे दिए, और फिर इमाम खुमैनी को अरेस्ट कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे ईरान में प्रोटेस्ट होने लगे। हजारों लोग गलियों में आकर प्रोटेस्ट करने लगे, और हुकूमत ने हजारों लोगों को शहीद भी किया। यहाँ से इनकलाब की वो आग जल उठी थी। इस इंसिडेंट के बाद इमाम खुमैनी को छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने तब भी शाह के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ा। जब शाह ने स्टेटस ऑफ फोर्स एग्रीमेंट पास किया, जिसमें लिखा था कि ईरान में अमेरिकन मिलिट्री को ईरानी फौज सपोर्ट करेगी, तो इमाम खुमैनी ने फिर इसके खिलाफ स्पीच की और लोगों को बताया कि ये ईरान को अमेरिकन कॉलोनी बनाना चाहता है। इस स्पीच के बाद शाह को पता चल चुका था कि इमाम खुमैनी इसके लिए खतरा है, तो इसने इमाम खुमैनी को अरेस्ट करके उन्हें ईरान से निकाल दिया और उन्हें टर्की भेज दिया। लेकिन इमाम खुमैनी टर्की से इराक आ गए, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और वो स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देने लगे, किताबें लिखने लगे, और यहाँ तक कि वो अपनी रिकॉर्डिंग्स ईरान में पहुँचाने लगे और लोग इनकी रिकॉर्डिंग्स सुनने लगे। उन्होंने मुसलमानों को बताया कि शाह रजा इस दौर का यजीद है और हुकूमत बादशाहों के पास नहीं बल्कि इस्लाम के स्कॉलर्स के पास होनी चाहिए, जिसे उन्होंने विलायत फ़क़ीह का नाम दिया। इमाम खुमैनी का पैगाम ईरान के बाजारों और मस्जिदों तक पहुँचने लगा और लोग मोटिवेट होने लगे। यूँ स्कॉलर्स से लेकर दुकानदार, गरीब और आम आवाम तक
सब शाह के खिलाफ हो गए और हर तरफ शाह की हुकूमत के खिलाफ मुखालफत होने लगी। ये देखकर शाह ने इराक पर दबाव डालकर इमाम खुमैनी को इराक से भी निकलवा दिया और फिर इमाम खुमैनी फ्रांस चले गए। और ये शाह की एक और बड़ी गलती थी, क्योंकि जब इमाम खुमैनी फ्रांस गए तो वो वहाँ जाकर इंटरनेशनल मीडिया पर आवाज़ उठाने लगे, जिससे ईरान के लोग और ज़्यादा शाह के खिलाफ हो गए। फिर ईरान की इकॉनमी गिरने लगी और उससे लोग और ज़्यादा हुकूमत के खिलाफ हो गए और शाह की हुकूमत खतरे में आ गई। ये देखकर शाह रज़ा ईरान छोड़कर भाग गया और फिर इमाम खुमैनी ईरान वापस आए। इन्हें रिसीव करने के लिए लाखों लोग एयरपोर्ट्स पर गए और फिर ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया। इमाम खुमैनी के पावर में आते ही उन्होंने अमेरिका को शैतान करार दे दिया और ईरान में शराब बेचना हराम कर दिया। इनके इस फतवे के बाद ईरान के लोगों ने खुद अपने हाथों से कई लीटर शराब बहा दी। ये सब देखकर अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन्स बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका कई सालों से शाह को सपोर्ट कर रहा था और इसके जाने के बाद अब ईरान उनके हाथों से निकल चुका था। जब शाह रज़ा ईरान छोड़कर अमेरिका गया तो इससे ईरान के लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं पहले की तरह अमेरिका शाह को वापस से ईरान का प्राइम मिनिस्टर न बना दे, जैसा कि उन्होंने 1953 में मुसद्दिक के साथ किया था। ईरान के लोग शाह को ईरान के हवाले करने की डिमांड करने लगे। उन्होंने ईरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला कर दिया और अमेरिकन स्टाफ को पकड़ लिया और इनके बदले अमेरिका से शाह को वापस लौटाने की डिमांड करने लगे। इमाम खुमैनी ने इस एक्शन को सपोर्ट किया और अमेरिका से शाह की डिमांड की, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। उल्टा अमेरिका ने ईरान के अमेरिका में मौजूद एसेट्स को फ्रीज कर लिया और इनके साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए और ईरान की इकॉनमी कमजोर करने के लिए इन पर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन 1981 में अमेरिका और ईरान के दरमियान नेगोशिएशंस हुए और ईरान पर से सैंक्शंस हटा दिए और ईरान ने वो हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए। लेकिन इस सब से ईरान और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी कायम हो गई थी। लेकिन ईरान के आसपास के कंट्रीज जैसे इराक, सऊदी अरब, कुवैत और दुबई, इन सब कंट्रीज के लीडर्स को अपनी हुकूमत खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि इन्हें खतरा था कि कहीं ईरान की तरह इनके लोग भी इनके खिलाफ खड़े न हो जाएं। इन्हीं में से एक इंसान था जिसका नाम था सदाम हुसैन, जो कि इराक का लीडर था। इसे भी अपनी हुकूमत खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि इराक की मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया थी और सदाम हुसैन की हुकूमत एक सुन्नी हुकूमत थी। सदाम हुसैन ने ईरान पर हमला करने का ये एक बेहतरीन मौका देखा, क्योंकि इस वक्त ईरान की फौजी ताकत इमाम खुमैनी के इनकलाब के बाद कमजोर हो चुकी थी और इस वक्त ईरान और इराक के दरमियान इस दरिया का डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन इस दरिया का कंट्रोल इराक के साथ ईरान के पास भी था और यह एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। लेकिन सदाम हुसैन ने उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और इस दरिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि सदाम हुसैन इराक को पूरे मिडिल ईस्ट में पावरफुल बनाना चाहता था। इसलिए इसने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसे लगा ये जंग कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमाम खुमैनी ने डटकर मुकाबला किया और ये जंग 8 सालों तक चलती रही। जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने ईरान से बदला लेने के लिए इराक को सपोर्ट किया। अमेरिका ने इराक को हथियार दिए और इनकी हर तरह से मदद की। अमेरिका के अलावा दूसरे अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, कुवैत और दुबई ने भी इराक की मदद की, क्योंकि वो भी ईरान की बादशाहत को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने इराक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर इसकी मदद की। यानी एक तरफ ये सब थे और दूसरी तरफ सिर्फ ईरान। सदाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ केमिकल वेपन तक यूज किए, जिन्हें यूज करना जंग के कानून के खिलाफ है। लेकिन इस सब के बावजूद इराक को कुछ हासिल नहीं हुआ। 8 सालों तक ईरान और इराक एक दूसरे की सरजमीन पर कब्जा नहीं कर सके और लाखों लोग मारे गए। फिर ईरान ने यूनाइटेड नेशन का सीज फायर कबूल कर लिया और ये जंग रुक गई। इस जंग के बाद अमेरिका ईरान पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगा, क्योंकि ईरान फिलिस्तीन और लेबनान को सपोर्ट करता था। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। इससे ईरान की इकॉनमी कमजोर होती गई। वो कंट्री जिसके पास दुनिया के बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, वो अपना ऑयल ही किसी को नहीं बेच सकता। फिर 1989 में इमाम खुमैनी वफात पा गए। इसके बाद इमाम खुमैनी के स्टूडेंट इमाम खामनाई अगले लीडर बने, जो कि लीडर बनना नहीं चाहते थे। और यही एक सच्चे लीडर की निशानी है कि वो लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं रखता।
अब ईरान की लीडरशिप इमाम खामनाई के हाथ में आ गई। दूसरी तरफ अमेरिका ये जान चुका था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसको देखकर नेतन्याहू ने बहाना बनाकर बार बार दुनिया को बहकाने की कोशिश की कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और वो कुछ दिनों में ही बना लेगा। ये बात ये इंसान पिछले 15 सालों से कह रहा है, लेकिन आज तक ईरान ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया। वो चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और हमला करने का बहाना न्यूक्लियर वेपन्स का दे। जबकि दूसरी तरफ इमाम खामनाई ने फतवा दिया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। न्यूक्लियर वेपन्स से मासूमों की जान जाती है। फिर उन्होंने 2015 में दुनिया के बड़े कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और चाइना के साथ एक डील साइन की कि ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट कम करेगा और इसके बदले ओबामा ने उन्हें ऑफर दी कि वो ईरान पर लगे सैंक्शंस हटा देंगे, जिससे ईरान अपना ऑयल दुनिया को बेच सकेगा। ईरान ने इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को अपने कंट्री बुलाया और उन्होंने कंफर्म किया कि ईरान ने अपना वादा पूरा कर दिया है। लेकिन 2018 में ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और इसने इस एग्रीमेंट को ही खत्म कर दिया और फिर से ईरान पर और ज्यादा हैवी सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि ये यहूदी चाहते ही नहीं कि ईरान पर सैंक्शंस हटे। उन्हें सिर्फ ईरान चाहिए क्योंकि इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में करना चाहता था। ईरान और इराक की जंग के बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और पूरे इराक को जंग का मैदान बना दिया और सद्दाम हुसैन को मार गिराया। अमेरिका ने दुनिया को ये बहाना लगाकर इराक पर हमला किया था कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब झूठ था। इराक में कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं निकले, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये माना था कि ये सब झूठ था। इन्हें बस इराक को अपने कब्जे में करना था। अमेरिका आज ये बात मान चुका है। इसी तरह अमेरिका ने सीरिया में रिजीम चेंज किया और वहाँ अपने पपेट जौलानी को बिठा दिया, जो कि अलकायदा का मेंबर था, जिसके सर पर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था। आज जौलानी अमेरिका को ईरान के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। यही सब अमेरिका ने लिबिया के साथ किया, जहां कज़ाफी को मारकर इसे भी अपने कब्जे में कर लिया। इनके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ये सब मुस्लिम कंट्रीज तो वैसे ही इनके साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं और वैसे भी इनके पास अपनी कोई खास मिलिट्री नहीं है। यहाँ तक कि इन कंट्रीज ने अमेरिका को मिलिट्री बेसिस दिए हुए हैं। तो ये पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त अमेरिका और इसराइल के कंट्रोल में है, सिवाय ईरान के। ईरान इस पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल कंट्री है जिसके पास अपनी मिलिट्री है। अगर ईरान गिरता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इसराइल के कंट्रोल में आ जाएगा। ईरान इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान के बिल्कुल साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से ऑयल यूरोप तक जाता है, और ईरान चाहे तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे यूरोप में ऑयल प्राइसेस आसमान छू जाएंगी। इसके अलावा ईरान में ऑयल के बड़े रिजर्व्स हैं जिस पर अमेरिका की राल टिपकती है। इन सब के अलावा ईरान ही पूरे इस्लामी कंट्रीज में वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका और इसराइल की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है और फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। अगर ईरान गिरा तो इसके बाद अगला नंबर टर्की और पाकिस्तान का होगा। नेतन्याहू ने ओपनली वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इनके लिए खतरा है। A militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons. The first is called Iran, the second is called Pakistan. और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने खुद ये कहा है, इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ईरान के बिल्कुल साथ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ अगला नंबर टर्की का है और ये बात टर्की अच्छी तरह जानता है। इनफैक्ट टर्की ही ने ईरान को इस हमले की खबर दी थी और वो नहीं चाहता कि ईरान इसराइल के कब्जे में आए, क्योंकि उसके बाद अगला नंबर उनका होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिससे पता चलता है कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले कॉन्स्टेंटिनोपल मुसलमानों के हाथों से चला जाएगा, जो कि आज टर्की का शहर इस्तांबुल है। और ये बात टर्की भी अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने खुद ये कहा है, A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, and from here I warn, Turkey is the new Iran. और टर्की के साथ उन्होंने कतर का भी नाम लिया है। इसीलिए टर्की नहीं चाहता कि इसराइल ईरान को फतह करे। टर्की के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। रिसेंटली मोदी ने ईरान पर हमले के 2 दिन पहले इसराइल को विजिट किया था, जिसके 2 दिन बाद ईरान पर हमला हुआ। अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि गज़वा हिंद क्यों होगा, क्योंकि इंडिया इसराइल के साथ मिला हुआ है
اور انہوں نے پاکستان کے خلاف پہلے ہی سازشیں شروع کر دی ہیں. جیسے ریسنٹلی جیو نیوز کے چینل کو ہیک کر کے ان پر پرو موساد میسیجز شو کیے جا رہے ہیں جن میں پاکستان کی عوام کو فوج کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان کو ویسے تو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے تو وہ پاکستان کے اندر ہی سول وار شروع کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے DGI SPR کو بھی یہ بات اچھی طرح پتا ہے. ریسنٹلی انہوں نے بھی اس کو ایڈریس کیا ہے. In the military, that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. اور یہ سب پہلے ہی سے پلانڈ ہے. 1801 میں امریکہ میں ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام تھا البرٹ پائک جو کہ ایک فری میسن تھا. فری میسن وہ لوگ ہیں جو کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. یہ انسان شیطان کی عبادت کرتا تھا اور اس نے اس سب کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا تھا. البرٹ پائک نے ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں اس نے 3 ورلڈ وارز کو پریڈکٹ کیا. اس نے بتایا کہ سب سے پہلی ورلڈ وار رشین سار کو اوور تھرو کرنے کے لیے کی جائے گی جس سے رشیا میں کمیونزم آئے گا اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. اس لیٹر کے لکھنے کے 44 سال بعد ورلڈ وار 1 ہوئی. اور جیسا البرٹ نے پریڈکٹ کیا تھا ویسا ہی ہوا. اسی طرح البرٹ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ورلڈ وار 2 فیسسٹ اور پولیٹیکل زائنزم کے درمیان ہوگی جس سے نازیزم کا خاتمہ ہوگا اور اسرائیل کا وجود قائم ہوگا اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. 1939 میں ورلڈ وار 2 ہوئی اور اس میں نازیزم کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد اسرائیل کا وجود قائم ہوا. لیکن ان 2 ورلڈ وارز کے علاوہ جو تیسری ورلڈ وار البرٹ پائک نے پریڈکٹ کی تھی وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے. اس نے اپنے لیٹر میں لکھا تھا کہ ورلڈ وار 3 زائنزم اور اسلام کے درمیان ہوگی اور دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ہر طرف تباہی پھیل جائے گی جس سے انسانیت ایک ایسے موڑ پر آ جائے گی کہ وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے منتیں کرے گی اور پھر یہیں سے شیطان کے مذہب کا آغاز ہوگا. ان سب میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسا البرٹ پائک نے پریڈکٹ کیا تھا ویسا ہی ہوا. ورلڈ وار 1 اور 2 دونوں اس کے ایگزیکٹ اکارڈنگ ہوئی جیسے وہ پہلے ہی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا. اور ورلڈ وار 3 کے بارے میں جو اس نے لکھا تھا وہ بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے. آج زائنسٹ یعنی کہ یہ یہودی اور مسلمان ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوگ یہ سب پچھلے 200 سال سے پلان کر کے بیٹھے تھے. یہاں تک کہ ڈیٹس سے لے کر ٹائم تک سب پہلے سے پلانڈ ہے کیونکہ 3 مارچ کو رمضان کے مہینے میں ایک گرہن ہوگا اور یہ ایران پر اٹیک سے کنیکٹڈ ہے. ایک بار اس پکچر کو دیکھو. یہ پکچر امریکہ کے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز آف بینک میں لگی ہوئی تھی. اس پکچر میں آپ ایک لڑکے کو دیکھ رہے ہو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہے اور وہ ایک چیک فلور پر کھڑا ہے اور اس کے پیچھے کچھ پیرامڈز ہیں اور ان کے اوپر گرہن ہو رہا ہے. جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا The United States military began major combat operations in Iran. تو حملے کے ایگزیکٹ 3 دن بعد گرہن ہوا تھا جسے بلڈ مون کہا جاتا ہے جو کہ اس سال کے تیسرے مہینے کی 3 تاریخ کو 3 بجے ہوا تھا اور اس ڈیٹ سے سال کے اینڈ تک ٹوٹل 303 دن بنتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ بھی بلڈ مون کے دن ہی پیدا ہوا تھا. اب آپ کہو گے کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات ہے اور وہ یہ نمبر ہے 33 کیونکہ یہ نمبر فری میسن ریلیجن میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نمبر اس مذہب کے سب سے پاورفل انسان کو دیا جاتا ہے اور یہی نمبر البرٹ پائک کے کپڑوں پر بھی لکھا تھا. اب ذرا سوچو اس سال کے تیسرے مہینے کی 3 تاریخ کو 3 بجے بلڈ مون ہوتا ہے اور جب ڈونلڈ ٹرمپ پیدا ہوا تھا اس دن بھی یہ بلڈ مون ہوا تھا. کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا پھر یہ ان کے لیے ایک امپورٹنٹ دن ہے اور یہ اٹیک پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے؟ ان سب کے علاوہ ایک بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ ٹرمپ امریکہ کی 132 سال کی ہسٹری کا پہلا ایسا پریزیڈنٹ ہے جو کہ دوسری بار امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا ہے. آخر اسے کیوں دوبارہ سے پریزیڈنٹ بنایا گیا؟ کیونکہ ٹرمپ امریکہ کا 47واں پریزیڈنٹ ہے اور ایران میں اسلامی ریولوشن آئے ہوئے بھی 47 سال ہو چکے ہیں. یہ جو نمبر 47 ہے یہ فری میسن میں نیو ورلڈ آرڈر کو ریفر کرتا ہے اور یہی وہ انسان ہے جو کہ ان زائنسٹ یہودیوں کے پلانز کو سب سے اچھے سے امپلیمنٹ کر رہا ہے اور یہ ایک فری میسن ہے اور شیطان کی عبادت کرتا ہے. اس پکچر میں آپ جو اس چیک فلور کو دیکھ رہے ہو یہی چیک فلور ایپسٹین فائلز میں بھی نظر آیا ہے جس کے اوپر یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور سیکریفائس کرتے ہیں. یہ سب ایک اتفاق تو کبھی نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان نمبرز میں ایسا کیا خاص ہے؟ یہ ایک کوئنسیڈنس بھی تو ہو سکتا ہے جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ ہمارا پورا یونیورس میتھمیٹکس کے تھرو بات کرتا ہے. یہ پورا یونیورس میتھمیٹکس میں کوڈڈ ہے.
गलीलियो ने कहा था कि मैथ इस यूनिवर्स की जुबान है और ये कई बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर मानते हैं। इसीलिए ये नंबर्स रैंडम नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि शैतान इस तरह की डेट्स और ग्रहण के दिनों में अपने खास काम करते हैं। और ये 2026 का कैलेंडर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि 1914 का कैलेंडर था। और आपको पता है कि 1914 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1। तो ये अटैक कोई आम अटैक नहीं है, ये इस दुनिया के ऑर्डर को चेंज करेगा और ईरान की ये जंग दुनिया के फ्यूचर को बदल देगी। क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो इसके बाद से ईरान ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए। और अब अमेरिका को यूरोप से मदद मांगनी पड़ रही है। ये सब देखकर पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका कोई इतनी बड़ी पावर भी नहीं है। अब तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सब अमेरिका से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने तक का सोच रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जिससे दुनिया का 20% ऑयल आता है। लेकिन इस जंग में शायद अब मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए, क्योंकि मस्जिद अक्सा के नीचे टनल्स खोदकर इसकी बेस को इतना वीक कर दिया गया है कि अब ये एक नॉर्मल मिसाइल से भी गिर सकती है। और इसराइल शायद अब यही करेगा, वो खुद मस्जिद पर अटैक करके ईरान पर डाल देगा। और ये इनके रहबाए ने खुद कहा है, जो कि इसराइल के प्लान्स को ओपनली डिस्कस करता है। We don't know, maybe one of the missiles will hit the mosque and clear the place for the third Bet HaMikdash. सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने भी ये कहा है। And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. और ये अब शायद ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मस्जिद अक्सा के नीचे कई टनल्स हैं जो कि ये यहूदी कई सालों से बना रहे हैं, जिससे शायद वो इसे गिराएंगे। इसीलिए ये वॉर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे इस्लाम के खिलाफ है। और ये बात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने खुद बोली है। Crazy regimes like Iran hell-bent on prophetic Islamist delusions. और ये वही इंसान है जिसके जिस्म पर काफिर का टैटू है, और आप अच्छे से जानते हो कि काफिर किसके माथे पर लिखा होगा। ये खुद दज्जाल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। और ये जंग सिर्फ मुसलमान और यहूदियों के बीच ही नहीं है, बल्कि इसमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि क़यामत से पहले एक जंग होगी जिसे बैटल ऑफ अर्मगेडन कहा जाता है, जो कि जीसस और शैतानी ताकतों के बीच होगी। और इस जंग में जीसस एक बड़ी आर्मी के साथ एंटी क्राइस्ट के साथ लड़ेंगे, जिसे इस्लाम में दज्जाल कहा जाता है। इसीलिए क्रिश्चियंस चाहते हैं कि यहूदियों का थर्ड टेम्पल बने और दज्जाल इस दुनिया में आए, ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में आ सकें। इसीलिए आज क्रिश्चियंस इन यहूदियों के साथ खड़े हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अमेरिका अपने सोल्जर्स को ये कह रहा है कि इनकी ये ईरान के साथ जंग एक गॉड प्लान है, यानी कि वो ओपनली ये कह रहे हैं कि ये जंग एक मजहबी जंग है, और ट्रंप ये बात मानता है। रिसेंटली आप इसे क्रिश्चियंस के साथ दुआ करते देख सकते हो। तो ये जंग क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ईरान आज तस्बीह का वो धागा है जो अगर टूट गया तो पूरी तस्बीह बिखर जाएगी।